नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जो ज्वलंत इशू हमारे देश में चल रहा है अभी, जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसमें एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे जो नामी-गिरामी महिला खिलाड़ी, वो जो मेडल ला चुकी हैं, अपनी प्रतिभा को उन्होंने प्रूव किया है, उसके बावजूद उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो उनका जो सवाल है कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उन्हें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि हम प्राथमिक जाँच करेंगे, एफआईआर बाद में करेंगे। तो हमें दोनों ही बातें सही-सी लगती हैं सामान्य जीवन में। लेकिन कानून इस बारे में क्या कहता है, हम इस बात को भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम इस पे आवाज़ उठाएँ कि नहीं उठाएँ भारत के नागरिक होने की हैसियत से। इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि होता क्या है कि हम जब तक कोई और मुद्दा हो तब तक हम अपनी ओपिनियन देने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन जैसे ही कानून बीच में आ जाता है ना, वैसे ही हम 2 कदम पीछे खिसक जाते हैं क्योंकि कोई फालतू के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, कोई कानून की बात पे इसलिए नहीं बोलना चाहता कि कहीं कानून के खिलाफ बोल दिया तो कानून हाथ में लेने की बात आ जाएगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा या कुछ अपराध ना हो जाए भूल-भुलावे में। तो हम लेकिन एफआईआर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब परिचित हैं, लेकिन फिर भी हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन ये चीज़ आती रहती है, अखबार में भी आती है, हमारे जीवन में भी सुनने को आती है कि एफआईआर फलाँ की दर्ज नहीं की, पुलिस वालों ने मना कर दिया। तो किस स्थिति में उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य हैं, किस स्थिति में वो नहीं बाध्य हैं, किस स्थिति में हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ पे थोड़ा-सा गौर फरमाते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। संज्ञेय अपराध वो होता है जिसमें बिना कोर्ट की अनुमति के पुलिस जो है प्रारंभिक जाँच भी कर सकती है और बिना वारंट के गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो एफआईआर दर्ज कराने हम जब जाते हैं, उसमें हमारे सीआरपीसी जो आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता है, वो हमें अधिकार देती है। धारा 154 की कानूनी मंशा ये है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत एफआईआर रजिस्टर की जाए, बिना किसी प्राथमिक जाँच के। जाँचें बाद में होती रहेंगी, पहले एफआईआर दर्ज करें आप। अपराध हुआ है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो आजकल 0 एफआईआर का प्रावधान है कि आप पहले एफआईआर दर्ज कर लें, फिर उसको संबंधित थाने में भेज दें कि दिल्ली पुलिस इन खिलाड़ियों को कह रही है कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, पहले हम जाँच करेंगे कि एफआईआर के लायक मामला है कि नहीं है, उसके बाद में हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो क्योंकि ये संज्ञेय अपराध के बारे में ये बच्चियाँ जानकारी दे रही हैं पुलिस को, तो पुलिस ये चीज़ नहीं कह सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले जाँच करेंगे, तो उसमें पहली बात वक़्त लगेगा। वक़्त लगेगा इसका मतलब जो अभियुक्त है, अक्यूज़्ड है, उसको वक़्त मिल जाएगा पीड़ित को दबाने का, दबाव डालने का या साक्ष्यों के साथ खेलने का या कुछ भी अपना पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करने का, ये सारे उसको वक़्त मिल जाएगा। दूसरी बात जो पीड़ित है वो या तो डर जाएगा या वो बढ़ा-चढ़ा कर भी बोल सकता है बाद में या फिर उसकी हो सकता है उसको सारी चीज़ें जैसे अभी तत्कालीन जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए आ रहा है या आ रही है, तब उसको जिस तरह से याद हो सारी चीज़ें, उसके वक़्त गुज़रने के बाद में इंसान अ, को वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं याद हो सकती, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर न्याय की गुंजाइश जो है कम हो जाती है, साक्ष्य भी खत्म हो सकते हैं, अलग ही कुछ कहानी बना ले। तो ये सारी चीज़ें दोनों ही पार्टियों के विपक्ष में जाती हैं। मतलब बेसिकली न्याय होने की संभावना कम हो जाती है, जैसे ही वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, वो इसीलिए कहते हैं। अब ये देखें कि केस तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भई बात एफआईआर में जो कही गई है वो सही है कि नहीं है। तो पुलिस कौन होती है ये चीज़ डिसाइड करने वाली? पुलिस का सीधा-सा काम है आप एफआईआर दर्ज करें, कोर्ट में पहुँचा दें, बाकी सिर दर्द कोर्ट का है। आपको जाँच करनी है आप करते रहें। लेकिन एफआईआर ना दर्ज करने वाली बात किधर से आ गई? तो ईगो का प्रश्न हो गया या फिर पॉलिटिकल पावर का प्रश्न हो गया। तो अगर सूचना सही नहीं है या सही है, ये तो जाँच होगी तो पता ही चल जाएगा।
अब इसके साथ ही हम अगर संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करें, तो उसमें जो हमारा मूलभूत अधिकार है, वो हमें कहता है कि हमारे अधिकारों की रक्षा, जो अभियुक्त है उसके अधिकार की रक्षा भी तब होगी जब पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर उसकी जांच हो, वरना तो अभियुक्त के अधिकारों का भी हनन। और संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा तभी कर सकते हैं जब आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी जांच या कार्यवाही कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत करें। तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो यही कहती है कि संज्ञेय अपराध की श्रेणी में जांच आप बाद में करें, पहले एफआईआर दर्ज करें। तो अब ये तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के खिलाफ चला जाएगा, तो मतलब आप अभियुक्त के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाए गए हैं कि भाई फला आदमी ने अपराध किया है, तो उस आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है। यहाँ पे आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं तो, और उसके पहले आप जांच करने की बात कर रहे हैं, तो फिर बहरहाल बेसिक बात ये है कि हमारा जो सीआरपीसी है उसकी धारा 154, 156, 157 के अनुसार प्रक्रिया ये है कि संज्ञेय अपराध की स्थिति में आप पहले एफआईआर दर्ज करें, और आप ये करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसने हमें कई जो डिसीजन दिए हैं उसमें ये बात स्थापित की है। अब सबसे बड़ा केस इसमें ये माना जाता है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चौधरी भजनलाल का। तो हरियाणा राज्य बनाम चौधरी भजनलाल का 1993 का केस है, जिसमें कहता है कि संज्ञेय अपराध की स्थिति में आपको एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बाद आप जांच करें जो भी करें। अरविंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया है कि एफआईआर एक साक्ष्य नहीं है, तो उसको आप ये ना दिखाएं कि वो एक एविडेंस है, क्योंकि जांच इसके बाद होगी और किसी भी अभियुक्त के अधिकारों का हनन ये नहीं है, क्योंकि न्याय प्रक्रिया प्रारंभ करने का पहला सोपान ही एफआईआर है। इसलिए आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए धारा 154 सीआरपीसी में ये प्रावधान है कि अगर थाने में मना कर दिया गया तो आप एसपी से शिकायत करें। अगर एसपी मना करता है, उसको डाक द्वारा भेज दें अपनी एफआईआर, वहां भी नहीं होता है तो फिर आप कोर्ट में डाक द्वारा भेज दें। कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो रही है, फिर आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाएं। बाबाजी उर्फ ब्रजेश मोहंती वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में यह कहा गया कि एफआईआर संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद अगर लिखी गई है तो वो एफआईआर कहलाएगी नहीं, क्योंकि एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पहली जो आपको सूचना मिली है उसकी रिपोर्ट जो है वो एफआईआर है ना। तो अगर आप जांच कर लेते हैं, साक्ष्य खंगाल लेते हैं, उसके बाद में तो आपकी प्रथम सूचना तो रहती ही नहीं है वो, तो उसके बाद में तो एफआईआर का मतलब ही नहीं रह जाता है। तो और वक्त के साथ पीड़ित का केस भी कमजोर हो जाता है। तो अब तो मतलब पुलिस, जो दिल्ली पुलिस इस केस में कर रही है, वो तो दोनों तरफ के मूलभूत अधिकारों का, दोनों पार्टियों के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है। हमारा सबसे बड़ा जो दुनिया का लोकतंत्र है वो तो अन्याय की यहाँ पर बिगुल बुझा रहा है। कैसे? क्योंकि हमारी ये जो महिला रेसलर्स हैं उनको तो मतलब बाध्य कर दिया सरकार ने कि आप जाओ उच्चतम न्यायालय में जाओ, हम तो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो बंदा है ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो हमारी सरकार का सदस्य है, क्योंकि वो एक एमपी है भाई। है तो एक देश जो कानून के अनुसार चलता है, उसके नामी रामी खिलाड़ियों को उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ता है एक अदनी सी बात के लिए। हाँ, सिंपल एक साधारण एफआईआर रजिस्टर करनी है, और वो भी सेक्सुअल हरासमेंट, जो यौन उत्पीड़न जैसे संज्ञेय मामलों में, क्योंकि जो अभियुक्त है उनके पास वही पॉलिटिकल बैकअप है, राजनीतिक प्रेशर बना रहे हैं वो। तो अब ये जो युद्ध आ जाता है वो कानून और राजनीतिक ताकत के बीच का अब युद्ध यहाँ पर शुरू हो गया है। देखना ये है कि भाई कब तक ये पीड़ित बेचारे सफर करते रहेंगे और कितनी और इनको बाधाओं से गुजरना पड़ेगा। 3 महीने हो गए जब से विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भारत की अत्यंत प्रतिभाशाली, जो हमारे लिए
मेडल भी ला चुकी हैं। उन्होंने यौन उत्पीड़न का केस बीजेपी के एमपी के विरुद्ध और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अन्य कुछ कोच हैं उनके विरुद्ध लगाया है। और अब तक 7 महिला खिलाड़ी टोटल आ चुकी हैं। एक उनमें से माइनर भी है, मतलब अभी तक उस नाबालिग है वो। उसके बावजूद इनको सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ी अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए, केस रजिस्टर कराने के लिए। जनवरी में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जंतर मंतर पे आके इस यौन उत्पीड़न के मामले को उठाया था। तब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जो युवा और खेल मामलों की जो हमारी मंत्रालय है, उसने ये कहा गया कि हम एक ओवरसाइट कमेटी का गठन करते हैं। मतलब इस मामले को देखने के लिए एक कमेटी का हम गठन करते हैं जो देखेगी कि ये मामले आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं कि नहीं है। लेकिन उस पैनल की फाइंडिंग्स को, उसमें जो भी आया, उन्होंने जो भी पता लगाया, उसको कभी भी पब्लिक नहीं किया गया, उसको कभी भी लोगों को पता नहीं चलने दिया गया। तो हम कैसे मान ले कि ये मेरिट के आधार पर कुछ डिसाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कमेटी की रिपोर्ट, जांच जो है, उनका जो भी निष्कर्ष होना चाहिए था वो सामने आना चाहिए था, रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रखा गया। अब सबसे बड़ा हमारा जो प्रश्न चिन्ह है वो इनके रिड्रेशल मैकेनिज्म पे लगता है कि इनकी जो कोई भी ऐसे मामले मुद्दे आते हैं तो उनके सुलझाने की प्रक्रिया क्या है। तो इन्होंने जो कमेटी गठित की, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब वार्तालाप का कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। फैक्ट ये है, तथ्य ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 45 रिपोर्ट यौन शोषण के मामलों की आ चुकी हैं, और उनमें से 29 जो हैं, 29 रिपोर्ट जो हैं, वो कोच हैं इनके अगेंस्ट रही हैं। और ये तो सामने आई है, जितने गौण हो चुकी हैं, जिन्होंने इस इतना साहस ही नहीं किया है कि हम रिपोर्ट भी करें, वो तो फिर अनगिनत है। या तो इसमें जो अक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसको कोई थोड़ी बहुत सजा मिली है, और सजा के रूप में भी क्या है, या तो उसका ट्रांसफर हो गया, या उसकी थोड़ी सी पेंशन कम कर दी गई, या फिर उसकी थोड़ी तनख्वाह कम कर दी गई, बस, और कुछ नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना न्याय होता है। ये सारी बातें तो, जो थोड़ी सी चीजें उभर कर आई हैं, जो आइसबर्ग पानी के ऊपर तैर रहा है वो है, जो पानी के नीचे है वो तो किसी को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। अब जब इनकी जो ओवरसाइट कमेटी थी, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाई संतोषपूर्वक, तब बेचारे वापस ही इनको बैठना पड़ा है जंतर मंतर पे, धरने पे, क्योंकि जो कमेटी फाइंडिंग्स है वो तो इनफ नहीं है अनबायस्ड और फेयर तरीके से इनके साथ न्याय हो सके, ऐसा लगता नहीं है। इसलिए सरकार अपने सांसद को साफ साफ प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अपराधियों को अगर इस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर एक तरफ तो आप क्लेम करते हैं कि हम अपराधियों का निशान मिटा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, और दूसरी तरफ आप इस तरीके से, इस कदर आप अपराधियों को शह दे रहे हैं, तो फिर तो भाई ये विरोधाभास कैसे चलेगा। पुलिस कह रही है कि हम तब रजिस्टर करेंगे जब हमारे पास कोई मजबूत साक्ष्य आएगा हाथ में। फिर तो आप पीड़ित के अधिकारों का, मूलभूत अधिकार का ही हनन कर रहे हैं, फिर तो उसे जीने का ही, अपना प्रतिष्ठा पूर्वक जीने का ही अधिकार छीन रहे हैं आप। वो तो शांति से खेल ही नहीं सकते, फेडरेशन का तो माहौल ही ऐसा नहीं है। और जब, और इस सब चीजों ने इनको एक वॉइसलेस विक्टिम के रूप में खड़ा कर दिया है, मतलब रो पीट के अपने घर चले जाओ। तो अगर ऐसी चीजें हमारे समाज में होती रही तो ये एक उदाहरण है जो हमारे सामने आया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारे सामने नहीं आए हैं, और स्पेशली लड़कियों के उदाहरण जिसमें घर वालों के द्वारा किए गए अपराध हों या बाहर वालों द्वारा किए गए अपराध हों, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है ना, लड़कियों को एकदम दबा देने में विश्वास करता है। तो फिर
ऐसी इतने होनहार बेटियां जो अपनी प्रतिभा को जग जाहिर भी कर चुके हैं, उसके बावजूद दुनिया में लोहा मनवा चुकी हैं, उसके बावजूद हम अगर इनको दरकिनार करेंगे, इनको दबा कर घर बिठा देंगे, तो कौन अपनी बेटी को आगे आने देगा और कौन बेटी आगे आ सकेगी? क्योंकि वो तो अपराध के डर से ही उनके सपनों को कुचल दिया जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब खाली बेटियां ही नहीं, हम सब सफर करेंगे, क्योंकि जब आधी आबादी डरी सहमी घरों में होगी, तो आपको क्या लगता है नई जनरेशन जो आएगी, नई पीढ़ी जो आएगी, वो डरी हुई नहीं होगी? अब वो अपराध में शामिल नहीं होगी? उनके हाथ भी तो खून से रंगेंगे। जब आग की जद में पूरा गांव आएगा तो हमारी झोंपड़ी भी तो जलेगी। तो भाई हम एक हिंसक समाज की स्थापना की ओर रुख कर रहे हैं। अगर हम स्वार्थ का भी देखें, अपना हित भी देखें, तो भी हमें इन बच्चियों के साथ आवाज में अपनी आवाज मिलाकर इनकी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, क्योंकि कल को ये हमारे तरफ भी आ सकती है आंच, और आएगी ही जब हम ऐसे एक एक करके सबकी आवाजों में आवाज नहीं मिलाएंगे, उनकी आवाजें दबाने में हम सहयोग करेंगे चुपचाप रहकर, तो फिर एक दिन अपराध का बोलबाला होगा। इस पर बहुत ही गहन विचार करके ध्यान देकर आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम एक न्यायपूर्ण सुखद भविष्य की ओर अग्रसर हो सके।